हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा जो 5 जगत प्रणालियां उन्होंने बताई थी, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आखिर है क्या, किस चीज़ का वर्गीकरण है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? जो आर.एच. व्हिटेकर थे, उन्होंने जो सजीव होते हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें 5 जगत यानी कि उन्होंने 5 किंगडम्स में इनको डिवाइड किया। उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, उनके लक्षणों के आधार पर हम इन्हें 5 जगतों में विभाजित करेंगे, उन्हें क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, और फिर हम अलग अलग तरीके से इनकी स्टडी करेंगे। समझ में आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमें पढ़ना है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पांच जगत प्रणाली। तो ये किसने दी थी? प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो ये किसने दी थी? आर.एच. व्हिटेकर द्वारा। आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर ने ही दी थी, ठीक है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने सजीव जो जीवधारी होते हैं उन्हें 5 जगतों में ये विभाजित किया, और इसके आधार क्या थे वो पहले हम लोग समझेंगे, और फिर इनकी 5 किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सजीव को पहले 2 कैटेगरीज में इन्होंने बांटा। जो सजीव या फिर जो जीवधारी होते हैं, जिनमें क्या होता है? जीवन होता है। तो जो जीवधारी होते हैं, सबसे पहले इन्होंने लिविंग या जीवधारी को 2 कैटेगरीज पर डिवाइड किया, उनके बेसिस पर इन्होंने उसे विभाजित किया, जिसमें से पहला था हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा था हमारा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूकैरियोटिक के बारे में। इंग्लिश में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोलते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रोकैरियोटिक उस जीवधारी को हम बोलते हैं, उन जीवों को बोलते हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हम बोल सकते हैं 70s टाइप के जो हमारे पास जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि थोड़ा प्रिमिटिव यानी कि हम बोल सकते हैं कि थोड़ा प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, इतना डेवलप वो नहीं हुआ है, जिसमें जो क्रोमैटिन की फॉर्म में जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो नहीं बन पाते, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है उनकी वो उसमें नहीं होती है। और जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो जिसमें कोशिकाबद्ध जो हमारे कोशिकांग होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, उनमें आउटर कवरिंग नहीं होती है, उनमें झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये सब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है सेल वाले चैप्टर में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे बोला जाता है, ठीक है। अब इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में से इन्होंने यूकैरियोटिक को डिवाइड किया फिर से। पहला जो भाग था उसे इन्होंने बोला, थोड़ा और दूर बनाते हैं, ठीक है, इन्होंने यूकैरियोटिक को फिर से 2 अलग अलग भागों में बांटा। तो पहला तो हमारा था एक कोशिकीय, और दूसरा था बहुकोशिकीय। आई होप कि आप इन दोनों को भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक कोशिकीय किसको बोला जाता है और बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर भी किसको बोला जाता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था
कि एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है, जिनका जो पूरा शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना होता है, यानी कि एक सेल जो होती है वो एक पूरी बॉडी की तरह, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। एक सेल के अंदर वो पाचन कर रहा है यानी डाइजेशन कर रहा है, दूसरी सर्कुलेशन कर रहा है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन कर रहा है, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक सेल में हो रही हैं, तो इसीलिए इसको एक कोशिक जीव बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो वो हमारे होते हैं बहुकोशिकीय या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है, जिनका जो शरीर होता है वो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है, एक से ज़्यादा सेल्स, एक से ज़्यादा टाइप के, एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के सेल से बना होता है, तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमंस और जितने भी जंतु हैं, पेड़ पौधों की भी बात करें तो हमारे में क्या होता है, जैसे पेड़ पौधों की बात करें तो इनमें भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं जो वृद्धि करवाती हैं, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो ग्रोथ को रोकती हैं, ठीक है, जो प्रजनन के लिए होती है, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है, हमारे में रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल्स होती हैं, हमारे बॉडी में ब्रेन सेल अलग होती हैं, जो डाइजेशन कराती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है, और जो सर्कुलेशन में हेल्प करती है वो सेल अलग होती हैं। तो हमारी बॉडी क्या है, एक से अधिक जो प्रकार की सेल्स होती हैं, जो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनसे बनी होती है ना। तो हमारा जो शरीर है वो कैसा है, बहुकोशिकीय है ना, बहुकोशिकीय है। समझ में आई बात? यानी मल्टी सेल्स से, यानी कि मिलियन ऑफ सेल्स से हमारी जो बॉडी है वो बनी होती है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर इन्होंने बहुकोशिकीय, देखो एक कोशिकीय में एक एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं जो कि क्या है, प्रोटिस्टा का है। अभी प्रोटिस्टा के बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में कि प्रोटिस्टा क्या है। एक बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इस चैप्टर में हम लोग दो किंगडम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। एक तो हमारा है किंगडम प्लांटी और दूसरा हमारा है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटी क्या होता है, जिसमें सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अलग अलग उनकी स्पीशीज यानी जातियों के बारे में पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों की कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एनिमेलिया की बात करें तो हम उसमें जंतु जगत में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कि जंतुओं की कितनी सारी वेराइटीज़ या जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अब एक कोशिकीय के बारे में और बहुकोशिकीय के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुकोशिकीय के बारे में बात करें तो इन्होंने फिर से बहुकोशिकीयों को विभाजित कर दिया अलग अलग भागों में। तो बहुकोशिकीय जीव जो है वो फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो हमारा होता है कौन सा, कोशिका भित्ति सहित, और एक हमारा होता है कोशिका भित्ति रहित। अब आप पूछोगे ये क्या चीज है? यहां पर मैंने अभी जितने भी नाम लिखे हैं वो सब, उन सब के बारे में आप अच्छे तरीके से परिचित हो, क्योंकि सेल वाले चैप्टर में हमने इन सब चीजों को बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही डिटेल में पढ़ा है ना, कि कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, कोशिका भित्ति किन में नहीं पाई जाती, यानी इनकी प्रेजेंस वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी एब्सेंस वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। इतना समझ में आया? हम लोगों ने अभी तक कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित पे हम लोग आ चुके हैं। अब ध्यान से समझो, सेल वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था एनिमल और प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, कि जो एनिमल सेल होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी सेल में, और एनिमल की सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स यानी कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो प्लांट सेल होती है उसकी एक कवरिंग होती है सेल वॉल। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल में एक आउटर कवरिंग जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। हालांकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट्स में भी पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स में दोहरी झिल्ली होती है या फिर दोहरा आवरण होता है। एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन का, यानी प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, यानी कि कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, और इसके साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एक आवरण होता है, एक और एक भित्ति होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल बोलते हैं। हालांकि जो एनिमल्स होती हैं इनमें ये एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बहुकोशिकीय जीवों को दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड किया। एक होते हैं कोशिका भित्ति सहित, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और दूसरे होते हैं कोशिका भित्ति रहित, जिनमें ये नहीं पाई जाती, जिनमें ये एब्सेंट होती है। समझ में आई बात? तो कोशिका भित्ति सहित जो है ये फिर से डिवाइड हो जाते हैं, और कोशिका भित्ति रहित में हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, या फिर हम एग्जाम्पल की बात
क्यों करें, हम बात करते हैं सीधी एनिमिलिया की। ठीक है, तो इसमें एनिमिलिया जो जगत है, एनिमिलिया जो जगत है, किंगडम एनिमिलिया यानी जंतु जगत, तो जो जंतु होते हैं यानी हम ह्यूमंस की जैसे बात करें तो हमारी जो सेल वॉल है वो मतलब हमारी बॉडी की जो हर सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति सहित की बात करें, इनमें प्रेजेंस होती है इसकी, तो ये दो फिर से डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग भागों में। बस ये लास्ट डिवीज़न है, लास्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब ये दो फिर से डिवाइड हो जाएंगे। कोशिका भित्ति सहित भी फिर से दो तरह के होते हैं और कोशिका भित्ति जो है वो प्लांट सेल्स में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग प्लांट्स की ही बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक हमारा आता है अप्रकाश संश्लेषी और एक होता है संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, एक हमारा हो गया समझो प्रकाश संश्लेषी, और एक हो गया अप्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी, ये इसके बारे में भी आप अच्छे से जानते हो। अब प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या है? प्रकाश संश्लेषी वो ऐसे जीव जो ऐसे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग्स जो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और इस क्रिया द्वारा भोजन बना सकते हैं। या फिर इतना समझ लो कि जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है यानी कि जो सनलाइट है उसको ट्रैप करके वो क्या बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। अदर जो भी मटेरियल है, जो भी पौधों को जो चाहिए है खाना बनाने के लिए, जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, और इसके अलावा जो सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होती है, तो इन सब के प्रेजेंस में अगर वो खाना बना पाता है तो हम क्या बोलते हैं, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी बोलते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है अप्रकाश संश्लेषी, जो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। ठीक है, और कई बार ये रासायनिक संश्लेषण भी करते हैं, यानी कि रसायन जो होता है, रासायनिक तत्व जो होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक संश्लेषी के बारे में, केमोसिंथेसिस के बारे में, है ना, कि जहाँ पर जो केमिकल्स का यूज़ करके जो लोग हैं वो खाना बनाते हैं, जो भी जीव हैं, जहाँ पर हमने बैक्टीरियाज की वगैरह की बात की थी। ठीक है, तो अप्रकाश संश्लेषी में एक एग्जाम्पल आता है जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है फंजाई का, फंजाई, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और ये प्रोटिस्टा वाला जो एग्जाम्पल लिया है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और प्रकाश संश्लेषी जितना भी हमारा पूरा किंगडम प्लांटी जो है, यानी कि जो पादप जगत है, उस सभी जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी जो है यानी कि पादप जगत, प्लांटी, इसके जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी इसके जो लिविंग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये तो था आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो जीव होता है उसे किस किस आधार पर उन्होंने ये बांटा, वो सब चीज़ें। ठीक है, और इसी में हम लोग 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, 5 जगतों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को नोट करो, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं 5 जगतों के बारे में कि वो कौन कौन से जो किंगडम्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में हम समझेंगे। तो वो 5 किंगडम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखो, सबसे पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा, आप नाम अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, मोनेरा। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा। अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है। मोनेरा भी हमारा सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक है, फंजाई जिसमें हम फंगस के बारे में पढ़ते हैं जनरली, फंजाई। ठीक है, 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लांटी, पादप और जंतु यानी कि एनिमिलिया, जंतु। ठीक है,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है ना, इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा, ठीक है, डिटेल इतना आपको नहीं पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस में है उससे ज़्यादा ही मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और 11वीं क्लास में फिर हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो मोनेरा की सबसे पहली खासियत ये है कि ये हमारे कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश लिख रही हूँ तो मैं हिंदी पक्का बोल दूंगी। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करना, ये शब्द ऐसे हैं जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो और हिंदी में भी पढ़ते हो। ठीक है ना, और हिंदी और इंग्लिश मैंने काफ़ी बार जो है इन चीज़ों को मैंने बताया है, लिख कर बताया है। ठीक है, तो इसकी आदत डाल दो कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो हर चीज़ को और हिंदी में भी लिख पाओ। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इसे काफ़ी मैं पॉइंट्स लिखूंगी तो वो आप नोट डाउन करते जाना। इसमें हम सारे बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जीवाणु। किनके बारे में हम पढ़ते हैं, जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, हर जगह बैक्टीरिया है, हर जगह। ठीक है ना, और इसी वजह से बैक्टीरिया का एक अलग से जो हम बोल सकते हैं जगत है, उसको ही जगत हम लोग मोनेरा बोलते हैं, क्योंकि मोनेरा जो जगत है, जो किंगडम है, इसमें हम सभी टाइप की बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं। और आप जानते हो कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पैथोजेनिक, या फिर मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कुछ हमारे होते हैं हानिकारक। ठीक है, और कुछ हमारे होते हैं लाभदायक। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और कुछ जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, और कुछ जो है वो हानिकारक भी होते हैं। ठीक है ना, तो हानिकारक सबसे पहले हम बात करते हैं हानिकारक। पहले तो मुझे उल्टा मैंने बोल लिख दिया, लाभदायक पहले पूछना था फिर हानिकारक, तो कोई बात नहीं, पहले हानिकारक के बारे में जान लो। तो हानिकारक यानी कि पैथोजेनिक कैसे होते हैं, ये कैसे हार्मफुल, कैसे हार्म कर सकते हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी बॉडी को। तो क्योंकि जैसे कि कई हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, कई सारी बीमारियां, कई सारी डिसीजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं विब्रियो कॉलेरा की। ठीक है, कॉलेरा, जैसे हम कॉलेरा की बात करते हैं, कॉलेरा। ठीक है, और इसके अलावा टाइफाइड की बात करें, हम टाइफाइड की बात करें। ठीक है, तो कई सारी बीमारियां भी ये क्या है, क्रिएट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, क्यों एक्सट्रीमोफिलीज भी बोला जाता है। एक्सट्रीमोफिलीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में जो है ये ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो जाए, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट आसानी से रह सकता है, वो आसानी से वहाँ पर ग्रो भी कर सकता है। ठीक है, हानिकारक होते हैं तो जैसे कि कई सारी बीमारियां जो है ये उत्पन्न कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह से रिलेटेड, जो बैक्टीरिया से जो हम बोल सकते हैं जो जीवाणु जनित जो हम बीमारियां पढ़ते हैं तो किससे होती है, बैक्टीरिया से तो होती है। ठीक है, इसके बाद हम लाभ की बात करें तो क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है हम ग्रीन ब्लू एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, नील हरित शैवाल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नॉन स्टॉक। नॉस्टॉक जो कि क्या करता है, जो कि पौधों में नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर करता है, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। ठीक है, जो नॉस्टॉक होता है, जो जीव, जो बैक्टीरिया, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है ना, इसके अलावा हम बात करें कर्ड की, यानी कि दही का जमना। ठीक है, कई सारे बैक्टीरिया है जो जिसकी वजह से हम दही को जमाते हैं, जिसमें हमारा एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो ये क्या करता है, कर्ड यानी दही का जमना, दही बनाता है ना। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो बैक्टीरिया है इनका यूज़ किस में किया जाता है, जो भी हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका यूज़, उनको बनाने में हम इन बैक्टीरिया जो बेनिफिट
जो बेनिफिशियल होते हैं, जो बेनिफिट का काम करते हैं, यानी कि जो लाभदायक होते हैं, उन बैक्टीरिया का यूज़ जो है हम इन सब चीज़ों में करते हैं। और यहाँ तक कि एंटीबायोटिक्स भी बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होता है हानिकारक और लाभ, किस प्रकार से ये हानि पहुंचाते हैं और किस तरह से ये लाभ भी पहुंचाते हैं, यानी दोनों का रोल ये निभाते हैं बैक्टीरिया, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर बताया कि एक्सोफिल्स होते हैं, यानी कि चाहे जितना पीएच मान हो, उच्च पीएच मान पर ये, चाहे जितना टेम्परेचर हो हाई टेम्परेचर पे, चाहे जितना पीएच मान हो, चाहे जितनी भी ज़्यादा ठंड हो, चाहे जितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर हो, जो बैक्टीरिया है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। हाँ, आपने ये देखा होगा कि हम हर एक छोटी छोटी जगह पर, अगर मैं इस मार्कर को भी पकड़े हुए हूँ ना, तो इससे भी हज़ारों लाखों की संख्या में जो बैक्टीरिया है ना मेरे हाथ में होंगे, ठीक है ना। तो कई तादाद में, कई ज़्यादा संख्या में जो बैक्टीरिया है ना हमारे आसपास, ये हर जगह पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है ना। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है बैक्टीरिया, ठीक है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ में, हर एक मिट्टी को अगर आप जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो थोड़ी सी मिट्टी को लेकर के आप अगर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके आप उसको चेक करोगे तो उसमें भी आपको लाखों करोड़ों की संख्या में, यहाँ तक कि हम बात करें अरबों की संख्या में भी आपको बैक्टीरिया वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हर जगह पाए जाते हैं और कितनी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, ये वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। चाहे वहाँ पर सॉल्ट यानी जो लवण की मात्रा है वो भी उच्च है, उच्च लवणीय जो जगह होती है वहाँ पर भी ये इजीली ग्रो कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बात की जाती है कि आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों की बात क्यों ना कर रहे हो, ठीक है ना, अगर वहाँ किसी इंसान को ला करके खड़ा कर दिया जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर इजीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया है वो ऐसी स्थिति में, ऐसी जगहों पर वो आसानी से रह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं, मैं यहीं पर लिख देती हूँ 5th पॉइंट, ये हमारे दोनों टाइप के होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी। स्वपोषी कैसे, यानी अपना खाना बनाते हैं ये प्रकाश संश्लेषी, और अप्रकाश संश्लेषी यानी रासायनिक संश्लेषी, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया है वो हमारे ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, और प्रकाश संश्लेषण जब नहीं करते तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक संश्लेषण भी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और रासायनिक संश्लेषण यानी कि केमोसिंथेसिस भी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं और रासायनिक संश्लेषण भी ये कर सकते हैं, समझ में आई बात। इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो जैसे मैंने नॉनस्टॉप की बात की, जैसे हम बैक्टीरिया के आपने स्ट्रक्चर भी देखी होगी कुछ इस तरह से, जो बैक्टीरिया है जिसमें हमारा फ्लैजिला भी पाया जाता है, ठीक है, जिसमें छोटी छोटी सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना, इसमें केंद्रक भी होता है इसका, ठीक है ना, और प्लाज्मिड वगैरह भी होते हैं। तो कई सारे आप ऑर्गेनेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। सीलिया प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में जो कि उसे चलने के लिए हेल्प करता है। फ्लैजिला होता है जो कि किसी भी खाना को ट्रैप करने के लिए, किसी भी भोजन का जो कण है उसे पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया की होती है। अब 6th जो पॉइंट है वो हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, यानी कि जनन की बात करें तो जनन कैसे करता है, ये द्विविखंडन द्वारा करता है। द्विविखंडन, खंडों में टूटना, ठीक है, दो अलग अलग खंड बना लेगा, क्योंकि एक कोश की जीव है। अब एक कोश की जीव जो जनन है वो कैसे करेगा, वो अपने क्या करें, खंड बना लेगा और फिर वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। तो खंडों में टूट करके ये दो खंडों यानी दो खंडों में टूट करके ये क्या करेगा, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करेगा, ठीक है, अपनी संतानों को जन्म देगा। इसके बाद हम 7वां पॉइंट ये लिखते हैं कि इसमें 70S टाइप की क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। तो इसमें जो हम बोल सकते हैं जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, और उसमें जो राइबोसोम होंगे वो 70S के होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो खोजकर्ता की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं खोज की। तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी, ल्यूवेनहॉक। और इसके बाद हम बात करते हैं जीवाणु विज्ञान की, जीवाणु विज्ञान की। तो जीवाणु विज्ञान के पिता की बात करें कि कौन थे जीवाणु विज्ञान के पिता, तो वो थे हमारे लुई पास्चर, लुई पास्चर। तो अब हम 9 पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट है, अब उसका लोग इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। तो जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा,
कुछ एग्जाम्पल्स की यहाँ पर मैंने बात कर ली, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर लेना, ओके। तो ये था किंगडम मोनेरा के बारे में। नोट करो इस चीज़ को, हर एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 10 के 10 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद करना है और समझना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और उसमें हम लोग फंजाई, किंगडम फंजाई के बारे में और प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग को आज की इस क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।